नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत देश की बात करें तो आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में प्रवासी मजदूरों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। विश्व के अपडेट पर नजर डालते हैं। कोरोना के विश्व में संक्रमितों की संख्या हुई है 46,50,000 के करीब। 4 लाख के करीब पहुंच रही है मृतकों की संख्या। 17,71,000 पहुंचा रिकवरी का आंकड़ा। देश में 86,000 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 30,000 हुए रिकवर और मृतकों की संख्या पहुंची 2,700 के पार। और महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 29,100 संख्या हो गई है कोरोना संक्रमितों की। तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़ आगे चल रहा है। 10,108 कोरोना संक्रमित तमिलनाडु में और गुजरात में 9,932। गुजरात के अहमदाबाद में 7,171 सिर्फ अहमदाबाद का आंकड़ा। और अब शहर की खबरें देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइन पर। वडोदरा में आज नए 19 केस के साथ 672 संक्रमितों की संख्या। मौत के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में। प्रवासी मजदूरों को सहायता करने में भी सियासत। समा मैदान में रुके प्रवासी मजदूरों की सहाय में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। और शहर के ऐतिहासिक पेड़ को बचाने की पर्यावरण प्रेमियों की कवायद। 100 साल पुराने पेड़ की हुई मरहम पट्टी। शहर में कोरोना संक्रमण के आज नए 19 मामले दर्ज हुए हैं। शहर का रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन मौत का आंकड़ा छुपाने पर स्वास्थ्य विभाग सवाल के घेरे में है। वडोदरा शहर में आज कोरोना के नए 19 केस दर्ज हुए हैं, जिसके चलते अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 672 हो गई है। पिछले 24 घंटों में लिए गए 146 सैंपल में से 127 नेगेटिव आए हैं, जबकि 13 लोग अस्पताल से आज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके चलते कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 384 हो गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मौत का कोई आंकड़ा आज भी बुलेटिन में दर्शाया नहीं गया है, जबकि शहर में पिछले कई दिनों में कोरोना से कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेथ ऑडिट कमेटी के नाम पर मौत का आंकड़ा उजागर कई दिनों तक नहीं हो रहा है, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे देश, हर राज्य और हर शहर में प्रवासी मजदूरों की परेशानियों की हकीकत हर रोज हमारे सामने आती है, मगर हमारे शहर के प्रवासी मजदूरों के आए हैं अच्छे दिन। भाजपा कांग्रेस लगी सेवा में। किसी ने खिलाया खाना तो किसी ने पहनाई चप्पल। क्या है ये माजरा, देखते हैं। पिछले 2 महीने से चल रहे तालाबंदी में प्रवासी मजदूर परेशान हैं। गुजरात छोड़कर अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन के संकलन के अभाव में समा हरनी ब्रिज के पास खुले मैदान में सूरत से पैदल चलकर आए मजदूर रुके हुए हैं। कल तक खाने की समस्या थी, आज वो खुश नजर आए। उनकी खुशी का कारण था भाजपा कांग्रेस की हमदर्दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस के नेताओं ने इन लोगों को खाना पानी मुहैया कराया। जिन मजदूरों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी, उन्हें चप्पल पहनाई। आज परिस्थिति पूरे देश की बात करें तो कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें देश की 130 करोड़ जनता परेशान है। और हम बड़ौदा शहर की बात करें तो बड़ौदा शहर में परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों के पास खाना नहीं है और जो अपने वतन में जाने के लिए जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, पैदल चल के जाते हैं, उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी सहाय करती है। बात यह है कि आज कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें आम जनता परेशान है। सरकार ने लोन पैकेज जाहिर किया, लेकिन सरकार को आर्थिक राहत पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए, जो नहीं किया है। आज समझ लो कि मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास की परिस्थिति ऐसी है, ना वो कुछ बोल सकते हैं ना सह सकते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और सरकार ने जिस तरह से लोन पैकेज जाहिर किया, उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जो लोग मजबूरी में, सरकार ने ना खाना दिया, ना पैसे दिए, ना ट्रेनों की व्यवस्था करी,
ना किराए की व्यवस्था करी। वो मजबूर और देश का मजबूत जिसको कहा जाता है, वो मजदूर निराश होके, हताश होके, कोरोना का वायरस में तुम्हारा 40 दिन तक लोगों ने साथ दिया, भूखे पेट अगल बगल से मांग कर खाया, किसी ने पैसे दिए नहीं दिए, बच्चे भूखे रहे, दूध मिला नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में अपना समय माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोग रुके। लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि जो मजदूर इस देश को बनाता है, जिस मजदूर की बदौलत देश का कहा जाता है, और तुम गरीब की बात करते हो कि मैं ये देखना चाहता हूँ, भाषण में तो ऐसा कहते हो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मजदूर जो हवाई चप्पल पैर के घूमता है, उसको मैं हवाई जहाज़ में देखना चाहता हूँ। अला हवाई जहाज़ की बात छोड़ो, तुम खाली ट्रेन में तो बिठाओ भाई मेरे। तुम 750 रुपया किराया नहीं दे सकते हो, 750 रुपया, और 20 करोड़ पैकेज की जाहिरात करते हो। शर्म आना चाहिए तुम लोग को कि मजदूर रोड पे मर रहा है। मजदूर एक वो गर्भवती महिला रोड पर चलती चलती जा रही है, एक सूटकेस के ऊपर एक बच्चा लटकता हुआ जा रहा है, एक्सीडेंट में बच्चे मर रहे हैं, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शर्म आना चाहिए, सत्ता पर बैठकर शर्म आनी चाहिए। आज भी हजारों मजदूर बेचारा चलता हुआ जा रहा है। हमको पैकेज वैकेज नहीं चाहिए, बहुत सारे पैकेज जाहिर कर दिए। कांग्रेस का ये रवैया देख भाजपा के पराक्रम सिंह जाडेजा भन्नाए, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से इन मजदूरों को खाना खिला रहे थे, बल्कि इन सब का वो टिकट भी रजिस्टर करवा चुके हैं। इतना अच्छा सब जमाया था और कांग्रेस वालों ने आकर पूरा खेल अपने पाले में कर लिया। इन दोनों पार्टियों की तू मैं में देखकर प्रवासी मजदूर खुश भी हो रहे होंगे और डर भी रहे होंगे। डर इस बात का सता रहा होगा कि कल यदि यहाँ रहना पड़ा तो न खाना आएगा न चप्पल। મિત્રો પગારને આ દરેક જગ્યાએથી જુદી જુદી જગ્યાએથી આવેલા છે। ગઈકાલે મામલતદાર ઓફિસ પાસે રોડ ઉપર બધા લોકો આંટા મારતા હતા। પૂછ્યું કે ભાઈ તમે તો કે અમારે બહાર જવા માટેનું છે, અમારે માટે કોઈ રહેવા આ તેની વ્યવસ્થા માટેની ચિંતા કરીએ છીએ। એટલે તરત જ તે ત્યાંના અધિકારીઓ પોતે આવ્યા, મારા પ્લોટ ઉપર અહીંયા બધાને વ્યવસ્થા આપી, બધાને ખાવા પીવા નાહવા ધોવાની 2 टाइम चा पानी नास्तो ठंडू तमाम व्यवस्थाओं अँ करी है। और ये लोग आज सवारे मामलतदार ऑफिसना लोग आवीने नोंधणी पण करी गया है। और जेवी आवती काले परम दिवसे ट्रेन जाशे एटले तमाम जणाने ट्रेन में जवानी व्यवस्था माटे। जब इंसान को चोट लगती है तो उन्हें मरहम लगाकर ठीक किया जाता है। कुछ ऐसी ही कोशिश शहर के पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं इन दिनों सुभानपुरा के ऐतिहासिक पेड़ को बचाने के लिए। मनुष्य अपनी बुरी आदतों से पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और वडोदरा उसमें भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण की चिंता करने वाले कई लोग हैं जो शहर के हर पेड़, हर प्रकृति के संसाधनों का ख्याल रखते हैं। सुभानपुरा में करीबन 100 साल पुराना एक पेड़ है जिसे गुजराती में गोरख आमलो और इंग्लिश में अफ्रीकन बाओबाब कहा जाता है। शहर में ऐसे कम ही पेड़ है जिसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। 11 मई को इस पेड़ का एक हिस्सा धराशायी हो गया। इस ऐतिहासिक पेड़ को बचाने के लिए शहर के पर्यावरणविद हितार्थ पंड्या और डॉक्टर जितेंद्र गवली ने कमर कस ली। 12 मई को इस पेड़ का प्राथमिक इलाज किया गया था और आज फिर एक बार इस पेड़ के घाव पर पर्यावरणविद हितार्थ पंड्या और डॉक्टर जितेंद्र गवली ने मरहम लगाकर पेड़ को बचाने की कोशिश की। ऐसे पेड़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कम ही राज्य में पाए जाते हैं। 100 साल पुराना ये पेड़ अब तक लोगों को छांव देता था, और अब जब पेड़ को देखभाल की जरूरत आन पड़ी है तब शहर के पर्यावरण प्रेमी उसके बुढ़ापे का सहारा बने हैं। हाँ, अभी जैसे हमको पता है कि करीबन 5 दिन पहले एक बड़ा सा ब्रांच गिर गया इस पेड़ का, बड़ी सी शाखा गिर गई। तो हुआ ऐसा है कि वो शाखा गिरने से पूरा एक्सपोज हो गया है, उसका इंजरी जो है, जख्म उसका दिख रहा है। तो उसको हमने पहले पैमाने पे ये किया है कि उसका जो मेरिस्टेमेटिक सेल रहता है, मतलब कैम्बियम जोन जो रहता है ट्री का,
वो छाल के तुरंत ही नीचे करीबन एक या 1.5 इंच तक का दिखता है। तो उस एरिया में हमने पहले नीम ऑयल वाला एक सॉल्यूशन लगा दिया, मतलब मिट्टी, नीम ऑयल और पानी, ऐसा एक मिश्रण। वो बहुत ही हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट एड जैसा काम था। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की, किशोर राजपूत है जो बॉटनी डिपार्टमेंट में, उसके साथ यहाँ के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए उनको। तो उनका ऐसा मानना है कि भाई आपको एंटी फंगल भी ट्रीटमेंट इसको देना पड़ेगा टू फर्दर इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ट्री, क्योंकि ये एक ही पेड़ है ऐसा बाओबाब का अफ्रीका से आया हो। इसका जो ग्रोथ आप देख रहे हो, हमने अभी मेजरमेंट किया तो 8 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर जिसका उतना सरकमफरेंस है। तो ये सरकमफरेंस करीबन ये 125 साल या 150 साल पुराना तो कम से कम हो सकता है ये पेड़। अगर पानी उसके शुरुआत में लाइफ में पहले अच्छे मिला होगा तो ये 125, 130, 140 साल तो आराम से होगा, या तो फिर इसका एज 150 से अब भी हो सकता है। तो इस पेड़ को बचाने की मुहिम ये सेकंड पार्ट इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी आर ट्रीटिंग इट फॉर द एंटी फंगल ट्रीटमेंट, सो दैट इट विल नॉट हैव एनी फंगस इनसाइड इट। अभी मॉइस्चर अभी भी है, क्योंकि ये पेड़ का ऐसा है कि इसका हार्डवुड नहीं होता है, तो इसके अंदर जो अंदर का जो कॉलम रहता है, बहुत बड़ा पोर्शन है जो बहुत सॉफ्ट रहता है, फाइब्रस ग्रोथ रहता है, उसमें पानी बहुत कैरी करता है, ये हमेशा पानी का स्टोर हाउस होता है, तो उसका इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। उसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमारा कोई परिजन बीमार होता है और हम दवा और दुआ दोनों करते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं, दवा और दुआ दोनों कर रहे हैं। ये इंजरी होने, ये पेड़ का एक तरफ का जो पूरा डाली गिरने की वजह से जो इंजरी हुई थी, उसको हम जो पहली बार हम जब यहाँ पे आए थे तब उसको हमने मिट्टी और नीम के तेल के लेप से उसको फर्स्ट एड दिया था। कुछ केमिकल पाउडर्स होते जिसकी वजह से फंगस और इन्फेक्शन नहीं होते, तो वो हम लगा रहे हैं। और अगले कम से कम 1 महीने तक इसको हम देखते रहेंगे कि उसमें ज़्यादा कोई और भी कुछ इन्फेक्शन बढ़ नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो देखेंगे। और अगर बारिश तक इसको हम संभाल के रखते हैं तो बारिश के बाद में इसकी जो इंजरी है वो हील होने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी वही हम निभा। मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एससीजी में प्रबंधन की लापरवाही के चलते काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के पुजारी का निधन। शहर में कोरोना संक्रमण फैलने से जो स्थिति पैदा हुई है उसका शिकार अन्य मरीज भी हो रहे हैं। ज्यादातर अस्पताल बंद है और ऐसे में छोटी मोटी बीमारियां या दुर्घटनाओं में लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा ही कुछ हुआ काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के महंत अश्विन दवे के साथ। अश्विन दवे का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद एसएसजी अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। छुट्टी देने के बाद फिर से तबीयत खराब होने पर जब उन्हें अस्पताल में लाया गया तब कई घंटों तक सरकारी अस्पताल लापरवाही दिखाता रहा और उनका इलाज नहीं हुआ, जिसके चलते पुजारी अश्विन दवे का अस्पताल में निधन हो गया। इस घटना के बाद परिजनों ने उनका शव लेने से इनकार किया और अस्पताल में काफी हंगामा हुआ, जिसके चलते पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। વ્યક્ત કરી રહ્યા છે જે મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિ છે તેમના મોટા ભાઈ છે, તેમના કાકા છે, આ તમામ લોકો તેમના છે વડોદરા ઉચ્ચ પોલીસ રાવપુરા પોલીસ અહીંયા પહોંચ્યો છે। એક જ વસ્તુ સાંભળી નથી શકાય, વ્યાજબી છે કારણ કે એ પરિવારનું વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી છે અને આક્રોશ એટલા માટે છે કે સવારથી આ મૃતદેહ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ન તો પોલીસ કરી રહ્યા છે। સોમવારે બપોરે એમને એક્સિડન્ટ થયો હતો, પછી એમને એસએસજીમાં લાયા હતા। કઈ જગ્યાએ લાયા? એસએસજીમાં તાત્કાલિક સારવારમાં લાયા હતા। તાત્કાલિક સારવારમાં એમને ટ્રીટમેન્ટ કરી, જો એમની એવી હાલત હતી કે એમને ના મોકલાય, એમને કેમ કે ઘર આવ્યા પછી એમને આ હાલત બહુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, જો એવું હતું તો એમને સારવાર ઘરે કેમ મોકલી દીધા, રાતે ને રાતે ડિસ્ચાર્જ કેમ આપી દીધું। અને આજે જ્યારે અમે અહીંયા લાયા છે, ગઈકાલ સાંજના એમને અહીંયા આગળ દાખલ કર્યા છે। આજે સવારના આ છોકરો, મારો છોકરો, મારા હસબન્ડ, એમના બનેવી સવારના 5 વાગ્યાના રિપોર્ટ લઈને દોડે છે। ડૉક્ટર તેજસ ન્યુરોસર્જન્સ છે એમને, મને નથી ખબર, મારા બાબાને ખબર છે। સવારનું અહીંયા છે, હું 8 વાગે આવી હતી, મને ન્યાય જોઈએ છે। એ તેજસને કહો કે મારો માણસ લાવીને પાછો આપે એમને।
કેમ કે એની જ ભૂલના લીધે આ બધું થયું છે. ન્યાય નહીં મળે તો તમે આગળ શું કરશો? શું કરી શકીએ આગળ જે કરવું છે આ લોકો જ કરવાના છે. હું તો ના જ પાડું છું કે બોડી જ નથી હટાવી અમને. એ ડૉક્ટર તેજસને અહીંયા લાવો પછી અમે બોડી હટાવીએ. અમે તો એવી જ ઈચ્છા કરીએ છીએ. रावपुरा पुलिस स्टेशन की यहाँ पे पुलिस हाजिर है. बेसिकली पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना और कोई अगर गुनाहित घटना हुई है तो उसका न्यायिक जांच हो वो देखना है. अगर ऐसा है तो पेशेंट की बॉडी को हम पीएम रूम में तो ले ही गए हैं. पहले 2-3 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था जो कि ये जो पेशेंट है उसका नवापुरा की हद में एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसे यहाँ एडमिट किया गया था. तो वो अभी फेटल के तौर पे उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे और अगर पीएम में कुछ आता है कि अगर कुछ बेदरकारी सामने आती है तो उसकी भी न्यायिक तपास होगी. क्योंकि ये टर्सरी इंस्टीट्यूट है, 8 से 10 जिला जो है वहाँ का जो भी सीरियस पेशेंट, बिल्कुल टर्मिनल स्टेज वाले पेशेंट भी यहाँ ज़्यादातर आते रहते हैं. प्राइवेट में भी जो पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाते हैं तो वो लोग भी यहाँ, वो पेशेंट को भी यहाँ भेज दिए जाते हैं. तो ज़्यादातर जो पेशेंट टर्मिनल स्टेज के होते हैं वो जहाँ आते हैं तब पेशेंट के रिलेटिव को ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद उसको ठीक हो जाना चाहिए. लेकिन पेशेंट का यहाँ एज पर जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है इतनी करते हैं, तुरंत भी हो जाती है सभी केस में. लेकिन अगर पेशेंट का टर्मिनल स्टेज में इस तरह की परिस्थिति हो गई होती है तो उस केस में कभी कभी उसका डेथ भी हो जाता है. और क्योंकि डेथ होता है तो पेशेंट के रिलेटिव को कोई भी सदमा लगे कि ऐसा कुछ भी हो, उनको असंतोष उसकी वजह से हो जाता है कि उसका डेथ हो गया. टर्मिनल स्टेज में जब आता है तो उसका डेथ होने की चांसेस वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं. तो इस वजह से वो लोग को जो असंतोष होता है उसकी वजह से वो लोग कभी कभी इस तरह से असंतोष व्यक्त करते हैं. लेकिन हमारा यहाँ हमने जो भी ऐसा होता है हमें लगता है तो हम उचित पुलिस कार्यवाही भी करवा देते हैं ताकि जो भी है उसकी तह तक पता चले कि दर्दी के रिलेटिव को भी संतोष हो जाए कि नहीं, उसका जो भी है वो यहाँ के मैनेजमेंट ने ऐसा किया कि हमको संतोष भी मिल जाए. ऑन कायदा की अभी जो होता है वो भी प्रोसीजर हो जाती है. सर, जो ऐसे आक्षेप लगे हुए हैं तो क्या इसमें कुछ कमेटी या ऐसी कुछ रचना प्रशासन की ओर से की जाए? वो अभी तो प्राथमिक अभी तो जस्ट अभी ये हुआ है तो उसका केस पेपर और उसकी जो भी ट्रीटमेंट की डिटेल है वो सब जो कंसर्न डॉक्टर है उनसे भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा. उनसे जांच का विषय हो जाता है तो जो भी उचित होगा वो कर देंगे. पिछले कई दिनों से निजी कंपनियों में कामदारों को वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आ रही है, मगर अब गुजरात सरकार की शहर की आवास योजना के कामदारों को नहीं मिल रहा है वेतन और ये मजदूर अब चाहते हैं अपने वतन लौटना. गुजरात सरकार की आवास योजना में अस्थायी रूप से कार्यरत कई कामदारों को कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं दिए हैं. इन मजदूरों के पास अब पैसे खत्म हो जाने से 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है. भूख से परेशान ये कामदार अपने परिवार के साथ उनके वतन बिहार लौटना चाहते हैं. समा मैदान में बैठे हुए इन प्रवासी मजदूरों की समस्या को विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने वीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय तक पहुंचाई है. એક પણ જણાએ ગઈકાલે મને વાત નથી કરી કે અમારો પગાર નથી. બધાએ કીધું કે અમારે જવાની વ્યવસ્થા, જવા સુધી રહેવાની વ્યવસ્થા, એટલે એને જવાની વ્યવસ્થા માટે બધી વ્યવસ્થા કરાવી છે, રહેવાની વ્યવસ્થા કરાવી છે, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી, નાહવા ધોવાની વ્યવસ્થા કરી, માનવતાની દ્રષ્ટિએ બધી વ્યવસ્થાઓ કરાવેલી છે. અને 12-15 લોકો જ તે માત્ર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના છે, બાકી બધા જુદા જુદા લોકો જુદી જુદી જગ્યાએથી આવેલા છે. આપણો વિષય એટલો છે કે સબ સલામત રીતે પોતપોતાના ઘરે પહોંચે, એની અંદર માનવતાની દ્રષ્ટિએ જે કામ થાય એ આપણે કરવું જોઈએ, નહીં કે ખોટા દેખાડા કરવા જોઈએ. નોંધણી થઈ ગઈ પછી પણ કોંગ્રેસવાળા આવીને ખોટા દેખાવ કરીને કે તમારી નોંધણી 3 ફેરે નોંધણી થાય, નોંધણી ફરીથી રદ થાય અને એ લોકો ક્યાંય ના રહ્યા. લોકોને ગેરમાર્ગે ન દોરવા જોઈએ, સાચી વ્યવસ્થા કરી અને સાચી માનવતાની દ્રષ્ટિએ એને મદદ કરવી જોઈએ, નહીં કે દેખાડો કરવો જોઈએ. कोई पण बड़ा आदमी होवे, कोई पण बड़ा बिल्डर होवे, उसकी बिल्डिंग बनाने वाला ये मजदूरी है. उसको हमेशा मानवता की दृष्टि पर मज़दूरों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इनकी बदौलत ही उनकी बिल्डिंग बनती है. और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो मज़दूरों का ख्याल नहीं करते हैं, उनका नाम लिया है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा
और अभी मैंने कमिश्नर को बात करी है कि वो जाते वक्त उनके पैसे उनके झोले में गिर जावे, ताकि वो टिकटों को भी पैसे दे सके और अपने परिवार के साथ परिवार के वहाँ जाकर मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने की मैंने कमिश्नर को बात करी है। और मैं अभी कमिश्नर के पास जाके इनके पैसे जो भी बाकी है उसकी वो मिल जावे, ऐसी व्यवस्था के लिए मैं जा रहा हूँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहे वीएनएम न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। कोरोना महामारी के बीच भी आवश्यक सेवाएं लगातार सुचारू रूप से जारी रखने के लिए शहर में खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उन मजदूरों के घर में चूल्हा कभी बंद न हो। भारत सरकार द्वारा तालाबंदी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। शहर में राशन कार्ड धारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एएफसीआई द्वारा रेलवे मार्ग से अनाज का जत्था कई अन्य राज्यों से मंगवाया जा रहा है और यह अनाज राशन की दुकानों पर पहुंचाया जाता है। अनाज के जत्थे को रेलवे के गोदाम से लेकर एएफसीआई गोदाम ले जाने के लिए ट्रक ड्राइवर और कई कर्मचारी एएफसीआई के अधिकारियों के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम बरोड़ा के 100 से अधिक कर्मचारी तालाबंदी में भी कार्यरत हैं और उसी के चलते बरोड़ा मंडल के विभिन्न जिलों में खाद्य सामग्री का वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। अब तक वडोदरा के खाद्य निगम मंडल कार्यालय से अलग अलग जिलों में अनाज भेजा जा चुका है। इन कर्मचारियों का मानना है कि अगर वे भी अन्य लोगों की तरह काम छोड़कर अपने वतन चले गए तो भारतीय खाद्य निगम के संचालन में कई दिक्कतें आ सकती थी। 100 से ज्यादा कर्मचारी यहां पूरी कार्यनिष्ठा के साथ कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ हम 35 साल से काम कर रहे हैं और अभी जो लॉकडाउन चालू है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा आदेश मिला है कि आप लोग को यहाँ रहना है, गरीब आदमी का जो अनाज जा रहा है वहाँ तक पहुँचाना है आपको। तो हम लोग यहाँ लोडिंग कर रहे हैं, गरीब आदमी तक ये अनाज पहुँचता है और सभी को बांटा जाता है। हम जाएंगे तो यहाँ गरीब आदमी क्या करेगा, खाने से लाचार हो जाएगा, इसके लिए हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे गेहूँ और चावल आता है, हर महीने में 5-6 रैक आती है, 5 या 6 रैक आती है और पंजाब और मध्य प्रदेश से आती है। इधर हमारे HNTC कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया गया है और वो गोदी से जो माल आता है वो इधर लोडिंग होता है, इधर गोडाउन में आता है और उसका स्टैकिंग करके बाद में हम इश्यू करते हैं और इश्यू हमारा स्टेट गवर्नमेंट वाला आता है, वो माल लेके उसके गोडाउन में स्टैकिंग करते हैं और गरीब जहाँ रिक्वायरमेंट है उसकी वहाँ पे पहुँचाता है। हमारा जो आदमी है इधर लेबर है, जैसा कि ये बिहार का है, सब लोग हैं, वो खुद सोच समझ के नहीं जाए कि भाई हम चले जाएंगे तो गरीब आदमी को अनाज कैसा पहुंचा सकेंगे, तो वो इधर ही देश की सेवा में इधर ही काम अभी इधर ही ठहरे हुए हैं। हम इधर 38 लेबर है और लॉकडाउन पे भी काम चालू है, सैटरडे संडे हॉलीडे में भी काम चालू है, सभी पूरा महीना काम चालू होता है इधर। कोरोना से बचने लॉकडाउन तो बहुत कर लिया, मगर अब इस तालाबंदी के वक्त के बाद बाहर निकलकर थमी हुई जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जरूरत है और वो भी पूरी सावधानी के साथ। यही जानने की हमने कोशिश की वडोदरा वासियों से
कि वे क्या चाहते हैं चौथे चरण के तालाबंदी में। રાખવાનું છે એ રહેવું જ જોઈએ અને જરૂરિયાતની વસ્તુઓની બધી દુકાનો ખુલવી જોઈએ જેથી કોઈ લોકોને તકલીફ ના પડે. બસ સરકારે ગરીબોની તરફ જોવું જોઈએ અને મધ્યમ વર્ગને તો આમે કંઈ બહુ એટલી બધી અપેક્ષાઓ નથી પણ એ તો એ તેમની રીતે જીવશે એનો કોઈ વાંધો નથી. અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે ગવર્મેન્ટે આપણાને જે એમના રૂલ ફોલો કરવાનું કીધું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે કરિયાણાની દુકાનો ખુલ્લી રહે, ગરીબ લોકોને રાશન પાણી મળે, બસ એ અને પેટ્રોલ વગેરેની સુવિધાઓ ચાલુ રહે, બસ એ જ હવે અમે આશા રાખીએ છીએ. સાથે અમારી રેગ્યુલર લાઈફમાં અમારી ઓફિસીસ વગેરે ચાલુ થઈ જાય, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે અમે ઓફિસમાં જઈ શકીએ છીએ. ચોથું લોકડાઉન લાગવું જોઈએ અને આનાથી આગળ પણ બીજા 1-2 મહિના માટે લોકડાઉન ગવર્મેન્ટે આગળ કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ. કારણ છે કે વાયરલ રોગ છે એટલે તરત જ જઈ શકે એમ નથી. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વર્લ્ડમાં હમણાં કેટલી ખરાબ હાલત ચાલી રહી છે લોકડાઉનને લીધે. હમણાં 90,000ને અરાઉન્ડ પહોંચી ગયા છે ઇન્ડિયામાં પણ. તો લોકડાઉન તો આગળ કન્ટિન્યુ થવું જ જોઈએ. સાથે સાથે જે સ્કૂલો વગેરે બંધ રાખી છે ગવર્મેન્ટે, સ્કૂલ કોલેજીસ છે જે બંધ રાખ્યું છે એ બહુ સારો નિર્ણય છે અને અમે એને સપોર્ટ કરીએ છીએ. લોકડાઉન ત્યારે પબ્લિકને કંઈ તકલીફ ના પડી, મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર જીવન જરૂરિયાતોની વસ્તુ જોઈએ તે, અને આ બીજી એમની સુખાકારીની જે કંઈ સગવડ હોય તે સરકાર તરફથી મળવી જોઈએ. એટલે લોકડાઉન તો બરાબર જ છે, પણ આ શાકભાજી છે કે કરિયાણાની દુકાન એ બધી ખુલ્લી રહેવી જોઈએ. અને ગરીબોને તો ઠીક, પણ મધ્યમ વર્ગવાળાનો તો આમાં મરો છે. મધ્યમ વર્ગનાને એ લોકોએ થોડી મદદ કરવી જોઈએ સરકારે, કારણ કે ગરીબો તો ગમે તે કરશે એમને તો, પણ અમારા મધ્યમ વર્ગવાળા કોઈની જોડે માગી શકે નહીં. એટલે જો સરકાર થોડી મદદ કરે મધ્યમ વર્ગવાળાને તો સારી વાત છે. અને લોકડાઉન તો ચાલુ રાખવું જ જોઈએ. લોકડાઉન જે ચાલુ રાખે છે બરાબર છે કે ચોથું લોકડાઉન આવવાનું છે, ચાલુ રાખવું જોઈએ, પણ મધ્યમ વર્ગને ગરીબો માટે થોડું મદદનો હાથ પણ એમણે આગળ કરવો જોઈએ. લોકોને સ્વનિર્ભર કરવા સરકાર કહે છે કે તમે જાતે બધું કરી લો છો. આજે સરકાર જે અનાજ આપી રહી છે એટલામાં કંઈનો મહિનો ભાગે નહીં. 10 કિલો ઘઉં કે 3 કિલો ચોખામાં આખો મહિનો કોઈનો પૂરો ના થાય. એટલે લોકોના પગાર પણ નથી મળતા, તો લોકો કેવી રીતે ઘર ચલાવી શકે? તો શું માનવું છે કે કાલથી ચોથું ચરણ ચાલુ થાય છે, તો સરकारने કેવી અપેક્ષા રાખો છો કે લોકડાउन ચાલू રાખવું જોઈએ કે? एक और कड़ी धूप शुरू हो गई है और शहर में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है. वाघोडिया रोड पर पानी की पाइपलाइन में रिसाव हुआ, जिससे लाखों गैलन पानी सड़कों पर बर्बाद हुआ. वाघोडिया रोड पर पूजा पार्क, हरिओम नगर जैसी कई सोसाइटियां हैं जहां वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन में मरम्मत कार्यवाही चल रही थी. उस दौरान कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पाइपलाइन टूट गई और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हुआ. इन दिनों शहर में भीषण गर्मी है और पीने के पानी की भी सुचारू आपूर्ति कई इलाकों में नहीं हो पा रही है. ऐसे में लाखों गैलन पानी की बर्बादी लोगों की दिक्कतों में और बढ़ोतरी कर सकती है. કહેવાતી અને કાગળ પરની સ્માર્ટ સિટી અને એનો પૂર્વ વિસ્તાર જે કોર્પોરેશન દ્વારા હંમેશા ને હંમેશા અન્યાયનો વિસ્તાર રહ્યો છે. એક તરફ લોકડાઉનની સ્થિતિ છે, લોકો ઘરમાં છે, ઉનાળાની બરોબર શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. જ્યારે લોકોને સૌથી વધારે પીવાના પાણીની જરૂરિયાત હોય ત્યારે પીવાના પાણીની તકલીફ પૂર્વ વિસ્તારમાં છે. દૂષિત પાણીની સમસ્યા હતી કે પૂરતા પ્રેશરથી પાણીની સમસ્યા હોય, પૂર્વ વિસ્તાર સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત છે. આજે પૂજા પાર્ક અને હરિઓમ નગરની સોસાયટી પાસે પીવાના પાણીની લાઇનનું લીકેજનું કામકાજ ચાલુ હતું. એ સમય દરમિયાન પીવાના પાણીની લાઇનમાં લીકેજ થયું, જેનાથી હજારો લીટર લોક ઉપયોગી પીવાનું પાણી રોડ ઉપર વહી રહ્યું છે. એક તરફ કોર્પોરેશન સ્માર્ટ સિટીની વાત કરે છે, તો આ કયા પ્રકારની એમની સ્માર્ટ સિટી છે અને એમના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓના લીધે આ જે પીવાના પાણીનો વ્યય થઈ રહ્યો છે, બહુ દુઃખદ બાબત છે. મેયર સાહેબે, કમિશનર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આ લોકોની ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને આવા જે અધિકારીઓ છે જેના કારણે આટલું બધું પાણી બગડી રહ્યું છે એવા લોકો પર સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે. बोडेली के बामरोली में मुंबई से आए 6 युवक कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं और वहां पूरे इलाके में उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम.
छोटाउदेपुर जिला के बोडेली के बामरोली में मुंबई से आए हुए युवक के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। यहां 8 मई के रोज मुंबई से आए हुए 3 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद 191 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जबकि दूसरे दिन 4 नए कोरोना संक्रमण के केस सामने आए थे। इन सभी को इलाज हेतु बोडेली के कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आसपास के इलाके को सील करते हुए 100 जितने लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया। फिलहाल बामरोली गांव में चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा जा रहा है। 8/5/20/2000 બપોરે સેવા સદને આવેલા, ત્યાં તેમનું ટેમ્પરેચર વગેરે માપીને ત્યાંથી એમને ટેમ્પરેચર કોઈ વધારે ના મળતા એમને તાબડતોબ ઘરે મોકલાવેલ અને તેમને એને દિવસે આરોગ્ય ખાતાએ ક્વોરન્ટાઇન કરી નાખેલું અને ત્યાર પછી 14 તારીખે એ લોકોને અહીંયાથી CSC સેન્ટર બોડેલી લેબોરેટરી ખાતે મોકલેલ, જેની અંદર 4માંથી 2 કેસ પોઝિટિવ આવતા ગામની અંદર ખડખડાટ અને લોકોની અંદર ભય ઉદ્ભવ થતા આખું તંત્ર, વહીવટી તંત્ર, માન્ય કલેક્ટર સાહેબ, DDO સાહેબ તેમજ આરોગ્ય અધિકારી, પોલીસ તંત્ર અને ટોટલી તાલુકા, જિલ્લા, મામલતદારના દરેક અધિકારીઓ અહીંયા રાત્રે દોડભાગ મચાવીને એ જે 2 વ્યક્તિનું પોઝિટિવ આવે એ લોકોને સાંજે અહીંયાથી બોડેલી ઢોકલિયા હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલ અને ત્યાર પછી આ કોરોનાની એક આ જે પહેલી આ ગામમાં આવતા લોકોની અંદર જે ગભરાહટ હતી એ ગભરાહટને તોડવા માટે પંચાયત તરફથી, ગામના સરપંચ તરફથી, ગામના સભ્યો તરફથી લોકોને કોરોનાથી બચવું કઈ રીતે, શું કરવું, શું ના કરવું એ રીતની લોકોને માહિતગાર કરાયેલ કે તમે માસ્ક પહેરો, ડિસ્ટન્સિંગ રાખો, લોકોના વચ્ચે ગેપિંગ રાખો, અતિશય ભેગા થઈને નથી બેસો, આવું બધું લોકોને માહિતી આપતા અને આજની તારીખમાં અમારા ગામની અંદર ટોટલી લોકો જે 18 ઘર અને જે 100 વ્યક્તિઓને ક્વોરન્ટાઇન કરેલા છે એને બધી બાજુથી સીટોથી કવર કરીને અને લોકેશન બંધ કરેલું છે। कपुराई में रहने वाली 14 साल की हीरल गाती है लोकगीत। छोटी सी उम्र में संगीत में महारत हासिल करने की हीरल की कोशिश कलानगरी की एक नई मिसाल बन सकती है। महज 14 साल की हीरल शर्मा एक लोक गायक बन गई है। हीरल भजन, गरबा, लोकगीत और संतवानी अपने सुरीले सुर में ऐसे गाती है कि सुनने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी प्रतिभा को देख बड़े बड़े कलाकार भी अचंभित हो जाते हैं। हीरल ने अपनी आवाज में गाए हुए गानों और भजनों को YouTube पर भी रखा है, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। MS यूनिवर्सिटी की म्यूजिक कॉलेज में संगीत का प्रशिक्षण भी हीरल ले रही है। शिनोर के किसान कपास की फसल बर्बाद होने से आर्थिक मुसीबत में आ गए हैं, मगर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है। नई उम्मीद के साथ अब नई फसल की तैयारी इन किसानों ने कर ली है। इन किसानों का मानना है कि इस साल कपास के सही दाम नहीं मिले हैं, जिससे किसान आर्थिक मुसीबत में घिर गए हैं। लेकिन अब नई उम्मीद के साथ किसान फसल लेने की तैयारी में जुट गए हैं। હવે આ છેલ્લા કપાસની આ વીણી છે। હવે ગરમી પડે છે, મજૂરોને તકલીફ છે, વત્તા બીજું કે વરસાદના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે, એટલે હવે આ કપાસ કાઢી અને અમારે નવું વાવેતર કરવાની। ચાલુ વર્ષે ખેતી ફેલ ગયેલ હોવાથી નવું વર્ષ સારું આવે તેવી આશા સાથે મેં ખેતી કરવા માટે ખેતરમાં ટ્રેક્ટર દ્વારા પ્લાવ રોટરી મારી સીધા કરી અને ખેતર તૈયાર કરવામાં આવેલ
છે અને ગયા વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો ચાલુ વર્ષનો કપાસ વાવણી કરતાં અમે ખેડૂતોને કપાસમાં ઉત્પાદન અને પોષણક્ષમ ભાવ મળેલ નથી, તેથી ખેતીમાં નુકસાન થયેલ છે અને અત્યારે અમે નવું બિયારણ લાવીને નવી खेती चालू करिए છીએ। कोरोना वायरस ने हम सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है और इस वायरस के डर ने सबको एहतियात के साथ में जीना भी सिखा दिया है। कई देशों में अब कोरोना की वजह से दिए गए लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है और धीरे धीरे अब रोजगार भी शुरू हुए हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट कुछ अलग तरीके अपना रही है सोशल डिस्टेंसिंग के। ग्राहकों को कोरोना से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं विदेशों में, देखते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये विदेश की रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि जर्मनी के एक कैफे में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग कैप दी गई है जिसकी मदद से एक दूसरे से आवश्यक दूरी पर लोग रह सकें। इसके अलावा बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में हर टेबल पर एक टेडी पांडा बिठाया गया है ताकि ग्राहकों को अकेलापन महसूस न हो। अमेरिका के रेस्टोरेंट में ग्राहकों का साथ देने के लिए टेबल पर पुतले बिठाए गए हैं। ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का अनोखा तरीका है। वहीं स्वीडन के एक रेस्टोरेंट में ऐसी व्यवस्था की गई है कि टेबल पर एक ही इंसान बैठ सके और उस तक खाना पहुंचाने के लिए किचन से टेबल तक रस्सी बांधी गई है जिस पर टोकरी भेजकर टेबल तक खाना पहुंचाया जाता है। पिछले 4 दिनों से केंद्र सरकार राहत पैकेज की घोषणा कर रही है, मगर यह राहत पैकेज देशवासियों को और खासकर उन मजदूरों को कितनी राहत पहुंचाएगा उस पर कई लोग सवाल कर रहे हैं और हमें भी पूछ रहे हैं कि इससे आम जनता को कितना फायदा होगा। और इसी मुद्दे पर हम अभी बात करेंगे। आज चौथा चरण हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने घोषित कर दिया। ये सारी चीजें आज जितनी भी बातें बताई हैं उन्होंने, उसे देखकर ऐसा लगा कि ये राहत पैकेज था या बजट था। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे डॉक्टर अशोक मेहता, समाज चिंतक है। अक्सर आप लोगों ने फेसबुक पर अगर आपने उनकी पोस्ट देखी होगी तो कुछ अंदाजा आ रहा होगा आपको कि वो क्या सोचते हैं। सरकार जो प्रजा के लिए करती है उसके बारे में वो अक्सर लिखते रहते हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर वो लिखते हैं, मगर आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या ये तालाबंदी का जो पैकेज घोषित किया है वो वाकई राहत पैकेज है आपके मुताबिक, सर बताएंगे? जी की फाइनेंस मिनिस्ट्री की या फाइनेंस मिनिस्टर की वार्ता है, वो देख के सुन के ऐसा लगता है कि इट इज टू कॉम्प्लेक्स, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको सही मायने में रिलीफ पैकेज या स्टिमुलस पैकेज बताना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। या तो सरकार कंफ्यूज है या आरबीआई कंफ्यूज है या मिनिस्ट्री कंफ्यूज है, बट इट इज एब्सोल्युटली हाई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और उसको किसी भी तरह एकदम रिलीफ पैकेज बताना मुश्किल है। सही में ये जो कुछ 4 दिन से आ रहा है, आज का तो हमने बहुत अच्छी तरह सुना नहीं है बिल्कुल, और समझने में तो आती ही नहीं है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। आज तो पर फिर भी बनाने की बात की है। हाँ, 4 एयरपोर्ट प्राइवेट कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, उससे कोविड से क्या लेना देना। तो सबसे बड़ी चीज वो है कि ये जो कोई उनको फिस्कल स्टिमुलस बोले, पैकेज बोले, रिलीफ पैकेज बोले, वो सही मायने में रिलीफ पैकेज या स्टिमुलस है कि नहीं? सही मायने में अगर हम बताएं तो इसमें ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन है, फिस्कल पॉलिसी का डिस्कशन ऑलमोस्ट नील। और फिस्कल पॉलिसी का डिस्कशन जो कुछ भी है वो भी बहुत पहले कई और आरबीआई ने या वित्त मंत्रालय ने या बजट में प्रोविजन आ चुके थे।
तो उसी में इसमें ये जो बड़े तौर पे, बड़ा मोटे तौर पे ये कहा जाए तो लोन मेला है, क्रेडिट एडवांसेस की बात कही जा रही है। अभी उसके भी रूल्स रेगुलेशन जो कुछ भी आएंगे वो कितने सही होंगे, कितने दुरुस्त करने पड़ेंगे, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जैसे हमने पहले भी 2 बार फील किया है, वो चाहे नोटबंदी का मसला हो या जीएसटी का मसला हो, हर दिन सुबह शाम कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते रहे 50 दिन 100 दिन तक। अभी उससे भी हम अभी बाहर नहीं आ चुके हैं जीएसटी। तो वैसे ही हमें इतनी वो है कि ये जो कुछ रिलीफ पैकेज के नाम पे चल रहा है वो उसमें सही में वो नहीं है। फिर भी उसके ऊपर ऐसा ना हो कि महीने 2 महीने 3 महीने तक कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते रहे, कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आते रहे, कुछ ना कुछ सुधार आते रहे और लोग ज्यादा उलझन में पड़े रहे। हम तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तानी प्रजा, हमारी सरकार के, मौजूदा सरकार के लिए हिंदुस्तानी प्रजा एक रिसर्च सेंटर बन गई है, ऐसा लग रहा है। रिसर्च सेंटर होता तो भी अच्छा होता, पर हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में, भाषा में बोलते हैं गिनी पिग बन गए हैं, तो वो तो बहुत खराब है। सही मायने में रिसर्च होता तो कोई दिक्कत नहीं है, भी हम वॉलंटियर होते। तो मैं बताऊं कि ये सब कुछ रिलीफ पैकेज इतना 20 लाख करोड़ का करने की जो जरूरत पड़ी, वो जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो कोविड से चालू हुआ सब कुछ, और उसके बाद वो जो लॉकडाउन हुआ, तो हमारे हिसाब से कोविड एक नॉर्मल कम्युनिकेबल वायरल डिजीज है, बीमारी है, वो कोई डिजास्टर नहीं था। पर कोई भी कारण सर फरवरी मार्च में जो कुछ करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने लोगों को, वो नहीं हुआ, किसी कारण नहीं हुआ, वो गलत हुआ। तो उसके कारण एब्सोल्युटली ये एब्रप्ट लॉकडाउन लगा दिया। और हमारे देश में जो ये एब्रप्ट लॉकडाउन 24 को 4 घंटे की नोटिस पे पीएम ने आके लगा दिया, उसमें इतना कंफ्यूजन था, अनप्रिपेयर्डनेस थी, रिट्रीब्यूटिव थे, सब जो स्टेप्स थे वो रिट्रीब्यूटिव पेनल एक्शन पे थे। हम अभी जो राहत की सांस लेने के लिए सरकार ने राहत बजट दिया है, उसी मुद्दे पर वापस आते हैं कि क्या ये राहत पैकेज से हमारी अर्थव्यवस्था वाकई पटरी पर आएगी? वो कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो कोविड से पहले भी अर्थव्यवस्था कमजोर ही थी, और अभी जो कोविड के कारण मार नहीं पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था को या लोगों को ज्यादा, पर ये लॉकडाउन से मार जो पड़ा है, वो ये सो कॉल्ड रिलीफ पैकेज से कितना उसमें फायदा होगा, कितना रिलीफ सही में मिलेगा, वो कहना बहुत मुश्किल है। पर अभी तो जो चल रहा है वो देख के ऐसा लगता है कि उससे खास कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जब तक ये डिमांड सप्लाई वाला बात है, जब पहले जमाने में ऐसा था कि ग्रोथ कब होता है कि जब डिमांड बढ़े, तो अभी जो सरकार कर रही है वो सिर्फ सप्लाई पे ध्यान दे रही है और बिल्कुल लोन पे और एडवांसेस पे ध्यान दे रही है। तो वो चीज वैसी है कि कोई भी बैंकिंग सिस्टम है, एनबीएफसी है, कंज्यूमर फाइनेंस है, वो पहले के जमाने में, सालों पहले वैसे था कि भाई वो लोग डिपॉजिट्स वेर मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, कि आप डिपॉजिट रखिए, वो आग्रह की बात थी। अभी बिल्कुल रिवर्स पोजीशन हो गई है कि एडवांसेस के लिए हर रोज कॉल आते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ लुभावनापन दिखा जा रहा है, और इसी रिलीफ पैकेज में भी वही हो रहा है कि आप एडवांसेस दीजिए। अभी वो एडवांसेस जो है, क्रेडिट है, लोन है, वो कोई परमानेंट उपाय नहीं है, वो आज का डेथ, आज की मौत कल पर डालने वाली बात है जी। मगर अभी हालात ऐसे हैं कि ऑलरेडी जो बिजनेसमैन है, छोटे व्यापार बड़े व्यापार के लिए इन लोगों ने जो भी स्कीम डाली है, खास करके छोटे व्यापारी, कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा जिसकी ऑलरेडी लोन न चल रही हो और फिर लोन लेने की बात है। और आने वाले कितने महीने या साल ऐसा कोई माहौल नहीं बनने वाला है कि एक इंसान दोबारा लोन लेगा, जो लोन ऑलरेडी है वो तो भरना ही है, और एक और लोन लेगा सरकार की ये जो नई स्कीम है उसके तहत, और फिर वो कर्जे में चला जाएगा।
वही वही मैं बता रहा था, रेफरेंस जो प्रीएम्बल दे रहे थे कि लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि पूरा सिस्टम, पूरा सप्लाई चेन, पूरा प्रोडक्शन चेन सब कुछ डिसरप्ट हो गया, एब्सोल्युटली। तो अभी जितना भी आप लोन देंगे या एडवांसेस देंगे लोगों, एमएसएमई को, लघु उद्योग को या मीडियम स्केल इंडस्ट्री को, पर जब तक लोगों के पास वो नहीं है, पैसे नहीं है या उनके मन में डर है, तब तक डिमांड नहीं आएगी। डिमांड नहीं आएगी तो एमएसएमई कहाँ कैसे करेंगे? और जो कुछ भी लोन पैसा लेके भी उनके पास जब तक वो जो प्रोडक्शन चेन है वो सही मायने में नहीं होगी। एक प्रोडक्शन चेन के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक फैक्ट्री के लिए काफी चीज चाहिए, बहुत स्टेप पे होती है कि वो उसके सप्लायर है, सब सप्लायर है, मजदूर है, स्टाफ है, उसके बाद उसका डीलर है, सब डीलर है, या लोग डायरेक्ट कंज्यूमर है। तो ये चेन जो इतनी डिसरप्ट हो चुकी है कि उसमें सिर्फ एमएसएमई को या किसी को भी एक लोन देने का एक जो कैमोफ्लेज दिखा रहे हैं, एक जो सपना दिखा रहे हैं, तो वो सही मायने में कितना फायदा होगा वो कहना मुश्किल है, और नहीं लगता है कि इतना फायदा होगा। एक सवाल और कोरोना के संकट में आत्मनिर्भरता वाला जो टैगलाइन लिया है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ये कितना आपको अभी सही लग रहा है ये माहौल में? ये तो ऐसा है कि हम तो सो कॉल्ड पार्टी के रैंक फाइल कैडर में हैं, तो हम भी पहले मानते थे कि भाई यहाँ ठीक है, लोगों का मोरल बूस्टअप करना होगा, और सरकार कर रही है, पीएम कर रहे हैं, पर उसकी भी एक हद होती है। हर चीज सालों भर ये सब स्लोगन पे ही चले रहे या सिर्फ मोरल बूस्टअप पे ही चले रहे तो लोग नहीं मानने वाले हैं अभी। तो ये जो आत्मनिर्भरता वाली बात है वो अगेन एक बहुत अच्छा सा स्लोगन जैसा दे दिया है। वो आत्मनिर्भर वाली बात सालों से हम समझते हैं, सालों से मानते हैं कि जितना हो सके स्वदेशी बनिए, स्वदेशी उपयोग कीजिए या अपना वो कीजिए, पर कई चीज ऐसी होती है कि वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उनके लिए हम सिर्फ वो जुमला या स्लोगन का दे के लोगों को गुमराह करें, वो भी गलत है। तो आत्मनिर्भरता और ये कोविड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। इस टाइप में, इस स्टेटस में आत्मनिर्भरता की बात करके क्या वो प्रूव करना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी संकट का समय है, आपदा का समय है, और इस आपदा को सरकार ने अवसर बना लिया, ऐसा लग रहा है आपको? वो तो सरकार की एक खूबी है, और पर्टिकुलरली ये सरकार की, और कई लोगों उसमें जो हैं 2-4 लोग जो बड़े, उनकी खूबी है। वो खूबी गलत भी नहीं है, पर हर एक चीज को, हर एक आफत को अवसर में बदलना, और वो आफत लोगों में आफत ही रहे और सरकार के लिए या तंत्र के लिए अवसर बने, वो नहीं होना चाहिए। तो ये पहले जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही गलत था। फरवरी मार्च में वो समझ रहे थे, 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री ने, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस ब्रीफिंग दिया ऑफिशियल कि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एब्सोल्युटली सेफ, 13 मार्च तक। और उसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू डाला, लोगों ने जब वॉलंटरी सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ने यूफोरिया में मान लिया कि जो कुछ हम कहेंगे वो लोग बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। और 24 मार्च को 4 घंटे में वो एब्रप्ट, डिसरप्टिव, बिल्कुल वो अनप्रिपेयर्ड वो डाल दिया। तो वो चीज के कारण, और हमारा लॉकडाउन बाकी देशों से काफी अलग है। बाकी देशों में नॉर्मल एक्टिविटी चालू है, लोग बाहर जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा बहुत चालू है, हाँ फ्रीक्वेंसी कम है मगर चालू है, पोस्ट कुरियर सर्विस भी चालू है। जहां हमारे यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन चेन, ट्रांसपोर्टेशन, रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी, पोस्ट कुरियर, सब कुछ। तो उसके कारण जो ये सब कुछ हुआ, इकोनॉमी पे असर ज्यादा हुई, लोगों में भी हार्डशिप हुई, लोगों कोरोना के सिवा और मेडिकल प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। तो ये सब के कारण आखिर ये लानी पड़ी, रिलीफ की बात लानी पड़ी। अगर ये सब कुछ लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ऐसे बड़े रिलीफ की बात भी करने की जरूरत नहीं थी। इट वाज अ सिंपल। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, प्रवासी मजदूरों के देश में जो हालात हर रोज हम देख रहे हैं, हर रोज ऐसा लगता है कि काश हम इनके लिए कुछ कर पाते, मगर हम खुद भी मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये राहत पैकेज जो तालाबंदी को लेकर, कोविड-19 को लेकर जो सरकार दे रही है,
ये राहत पैकेज में मजदूर कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? आखिरी सवाल। मजदूर का तो मीडिया में काफी वो आ रहा है, इसलिए हमें दिख रहा है या हमें फील हो रहा है कि बहुत मुश्किल में है। बाकी मजदूर के सिवा भी काफी लोअर मिडिल क्लास हैं जो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं फंसे थे, जैसे स्टूडेंट्स भी थे, कई जॉब वाले थे, कोई और कई काम से गए, तो उसकी भी हालत बहुत खराब है क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मजदूरों के पास दोनों दिक्कत है कि एक तो पैसा भी नहीं है और डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और बाकी के लोग थोड़े बहुत पैसे होने के बावजूद भी 2 महीने तक बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो उनके लिए राहत कहाँ पर है? इस राहत पैकेज में उनके लिए राहत कहाँ पर है? कौन से पैकेज में राहत दिखी आपको? अभी जो राहत दिख नहीं रही है, और मान लो अभी कोई राहत मिले भी मजदूर वर्ग को, जो पर्टिकुलरली प्रवासी मजदूर हैं, तो भी वो वी हैव मिस द ट्रेन। अभी उनको जो कुछ राहत मिले उसका कोई मायना नहीं है। जो उनको सफरिंग था वो तो 2 महीने में बहुत सफर कर लिया उन लोगों ने, प्रवासी मजदूरों ने, फैमिली के साथ सब कुछ। तो अभी उसके लिए तो नहीं है, और वही हम समझ में नहीं आ रहा है कि पहले वैसे बात हो रही थी कि ये 9 घंटे का सिर्फ चेन ब्रेक करो जनता कर्फ्यू के टाइम, बाद में बोला कि इसका 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो 14 दिन लॉकडाउन या 21 डेज लॉकडाउन रखो और वी विल ब्रेक दैट चेन। अभी वो 14 दिन 21 दिन के बजाय आज 60 दिन जैसे होने वाले हैं। तो सरकार ने तब भी सोचा नहीं कि इतने बड़े हमारे हिंदुस्तान में कहीं लोग, कितने लोग फंस जाएंगे, तो पहले तो नहीं सोचा। उसके बाद भी लॉकडाउन इम्पोज करने के बाद भी पहले हफ्ते में ये सब कर लेना चाहिए था मजदूरों को जो कुछ। हाँ, उसके बजाय वो 50 दिन के बाद 55-56वें दिन पे अभी भी कर रहे हैं, जबकि अब प्रवासी मजदूर जब घर जा रहे हैं, अब वापस कब लौटेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। वो मुश्किल की बात है। आखिर में ये राहत पैकेज पे आपकी लास्ट कमेंट क्या रहेगी, बता दीजिए। राहत पैकेज वाकई राहत वाला है? मैं राहत पैकेज को एक सिंगल उसमें परसेप्शन में नहीं देख पाऊंगा, मगर कोविड, लॉकडाउन और राहत पैकेज तीनों की बात करें और जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने किया है वो सिंह पे सवारी जैसी बात हो गई है। ना तो आगे जा रहे हैं ना उसमें से उतर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सिंह पे सवारी जैसी बात हो गई है। और रिलीफ पैकेज की जो पर्टिकुलर बात करें तो गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतना कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूज, हाई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। और डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो कुछ भी रिलीफ दे सके तो वो लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा। बाकी ये सब जब योजनाओं की बात है और जो एडवांसेस की बात है, लोन की बात है, वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो डिफर्ड डेथ है या डिफर्ड डिसेबिलिटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अशोक मेहता। आपकी बातें शायद लोगों को गले उतरेगी, क्योंकि ये राहत पैकेज की बात थी और आज राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री चौथे दिन हमारे सामने आए थे और कई सारी बातें उन्होंने की है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर अशोक मेहता, समाज चिंतक, हमसे बात कर रहे थे राहत पैकेज जो तालाबंदी और कोविड-19 से जब देश गुजर रहा है, ऐसे में राहत देने की बात कर रही है केंद्र सरकार, मगर इसमें राहत कुछ कुछ जगह पर नजर नहीं आ रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम कर्जे में हैं, उसके बाद में दोबारा कर्जा लेकर हमें राहत देने की कोशिश कैसे हो रही है। वीएनएम की खबरों में आज बस इतना ही। वीएनएम के साथ में जुड़े रहे, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दिन भर के अपडेट से अपने आप को अपडेट रखें। नमस्कार।